हेलो एवरीवन, रैंक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए 10वां प्रैक्टिस सेट का डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट का आपका डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। जो अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो को जाकर रैंक स्टडी यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है। मतलब कि जब भारत में लोहा का एक तरह से उपयोग किया था तो उसके संदर्भ में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि लोहा का प्राचीनता जो है कितना प्राचीन है लोहा। मतलब कि भारत में सबसे पहले लोहा का किस तरह से उपयोग किया गया, ये कहाँ से पता चलता है? ये पुरातत्व वैज्ञानिक जो खुदाई करके निकालते हैं उसे पता चलता है किस तरह से लोहा का उपयोग किया गया। उसके अनुसार क्या है कि जैसे कि आलमगीरपुर में, मथुरा में, श्रावस्ती में, इस सब में क्या होता है कि जब पुरातत्व वैज्ञानिक जो है इस तरह का खुदाई जब करते हैं तो लोहा का कुछ उसका क्या मिलता है, एक अंश मिलता है। उससे पता चलता है कि पुराने लोग लोहा का किस प्रकार यूज करते थे, उपयोग करते थे, ठीक है। तो अति प्रारंभिक में लोहा का जो प्रयोग होता था वो एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन के रूप में यूज होता था, उपयोग होता था। उस बर्तन को हम लोग क्या बोलते थे? उसको बोलते थे चित्रित धूसर। उसको क्या बोलते थे? देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ ए में, चित्रित धूसर मृत भांड, ठीक है ना। उसको क्या होता था, एक बर्तन का यूज मतलब बनाया जाता था, उसमें क्या है चित्रकारी किया जाता था, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता था? चित्रित। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वन का ए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, दो में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा युग सही मेल में नहीं है, मतलब कि कौन सा नहीं है सही। देखिए पहला क्या बोल रहा है कि विक्रमादित्य जो है चैतन्य, तो विक्रमादित्य हम लोग जानते हैं क्या, ये जो है कब हुआ था? ये ईसवी पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। और चैतन्य जो है ये जो बंगाल का जो जिस समय की बंगाल का शासक था, कौन शासक था? हुसैन शाह, उसके समकालीन था। तो ये तो मेल खाता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं खाता है मेल, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ये। अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि हर्षवर्धन वेनसंग, जब हर्षवर्धन जो है जब शासक था तो उस समय उसके दरबार में कौन आया था? चाइनीज यात्री भ्रमण करने के लिए, वो था वेनसांग। अब देखिए चंद्रगुप्त जो है वो क्या था? चाणक्य का एक तरह से गुरु भी था और चाणक्य का प्रधानमंत्री भी था, ठीक है। और देखिए तीसरा क्या बोल रहा है कि अकबर जो है टोंडरमल क्या था? अकबर के दरबार में नवरत्न में एक रत्न था जो कि क्या करता था? राजस्व विभाग को संभालता था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, जो कि मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है तीन में बोल रहा है क्या कि ब्राह्मणों पर भी जजिया जो है लगाने वाला दिल्ली सुल्तानत कौन था? मतलब कि जजिया एक तरह से क्या होता था? कर होता था, टैक्स होता था। वो किस पे लगाया गया? ब्राह्मण लगाने वाला सबसे पहला कौन था? दिल्ली सुल्तान। तो वो कौन था? आपका फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? ए, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद ये तुगलक वंश का था। तो हम लोग आते हैं क्या, इसको समाप्त करने वाला कौन था? तो मुगल वंश में इसे समाप्त किया था अकबर ने, ठीक है ना। अकबर ने समाप्त किया था और फिर से क्या किया था? अकबर समाप्त करने के बाद फिर जो है मुगल वंश का और शासक जो है लगा दिया था, इसे फिर से जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लगा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? क्योंकि जो है राज्याभिषेक जब अकबर का हुआ था तो वो जो है बहुत कम समय में हो गया था अकबर का, क्योंकि अचानक जो है उसके पिता का देहांत हो गया था, है ना। हुमायूं का देहांत कब हुआ था आपका? 1556 ईस्वी में, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1556 ईस्वी में क्या था, अकबर को जो है राजगद्दी जो है संभालना पड़ा था। तो उस समय उसकी आयु कितनी थी? तो वो जो है मात्र 13 साल का था, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कितनी आयु थी अकबर का? तो 13 साल। क्या हो जाएगा आपका? 4 का ए। अब देखिए क्या बोल रहा है 5 में, बोल रहा है कि सेल्यूकस, ठीक है, जिनको कि अलेक्जेंडर जो है सिंध अफगानिस्तान प्रांत का शासक नियुक्त किया गया था, तो को भारत का कौन सा राजा जो है सेल्यूकस को हरा दिया था? तो कौन सा राजा हराया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य हराया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो सेल्यूकस था वो कहाँ कहाँ का था? वो यूनानी था, याद रखिएगा, यूनानी। अलेक्जेंडर भी यूनानी। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का डी। बोल रहा है क्या, नालंदा विहार
का विध्वंसक कौन था? विध्वंस कौन किया था नालंदा विहार को, मतलब कि जला कौन दिया था? तो नालंदा विहार को जलाने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। और इसको जलाने के बाद ही ये सब क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी बंगाल जाता है और बंगाल पे क्या करता है अपना मतलब एक तरह से वर्चस्व मतलब कि संभाल लेता है, मतलब हरा देता है वहाँ के शासक को और वहाँ का मतलब एक तरह से हड़प लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बख्तियार खिलजी। उसके बाद देखिए क्या है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार जो है सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। उनका कहना था क्या कि जो बच्चे को हम लोग शिक्षा देते हैं उसमें शिक्षा के साथ साथ क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह का उसको मतलब कि कुशलता देना चाहिए जो कि एक तरह से उसको स्वावलंबी बनाए। क्या होना चाहिए? जैसे कि हस्त उत्पादक कार्य होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो साथ में साथ जो है उसको सिलाई बुनाई इस तरह का कार्य करना चाहिए ताकि उसका जो है खर्चा निकल पाए। ठीक है ना? तो इसी यही बोला जाता है बुनियादी शिक्षा में कि शिक्षा के साथ साथ जो है उसको कुछ कार्य करने के लिए भी क्या करें, कुशल बनाएं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी। और ये कब दिए थे? तो ये जो है आपका 1937 ईस्वी में। ठीक है ना, 1937 ईस्वी में। तो आपका 7 का आंसर हो जाता है सी। अब 8 का बोल रहा है क्या, इनकलाब जिंदाबाद। किसने बताया किसने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद? तो भगत सिंह ने। ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? दिल्ली चलो। और इकबाल ने क्या बोला था? बोला था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर 8 का क्या हो जाएगा आपका? सी। अब देखिए 9 का क्या बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो कौन से क्रांतिकारी को अंग्रेज ने फांसी दे दिया था? तो कौन किसको दिया था? 3 लोगों को फांसी दिया था। कौन था? एक भगत सिंह था, एक सुखदेव था, एक राजगुरु था। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए जतीन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु। तो राजगुरु आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, किसको फांसी दिया गया। ठीक है ना। और जानते हैं क्या, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गाली मतलब कि गोली मार लिया था। ठीक है ना, जब ये अंग्रेज जो है चारों तरफ से इनको घेर लिया था तो ये जो है उनसे बचने के लिए क्या किया था, खुद को अपने जो है गोली मार लिया था अपने आप को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 का सी। अब देखिए क्या बोल रहा है 10 में कि बंगाल का पहला गवर्नर जो है, गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका क्या था? वारेन हास्टिंग। ये कब बना था? ये आपका 1773 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? मतलब कि कौन से मतलब कि एक तरह से कौन से विषय पे चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। ठीक है, तो कौन से विषय पे चर्चा के लिए? तो भारत में भावी जो किस तरह का संविधान होगा उसके लिए। इसी गोलमेज सम्मेलन में जो है कौन है, महात्मा गांधी कभी भाग नहीं लिए थे। और इस गोल में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था आपका 30 में, दूसरा हुआ था 31 में, तीसरा हुआ था 32 में, मतलब कि 1930 में, 1930, 1931, 1932। और तीनों में कौन भाग लेने वाला था, ये भी क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेने वाला था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। और तीनों में कौन नहीं लिए थे? तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। मतलब कि भारत का जो है भावी संविधान किस तरह होगा उस पर चर्चा करने का था। तो 11 का हो गया आपका बी। अब देखिए क्या है, 12 में बोल रहा है कि होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल का पहले स्थापना की गई थी। तो होम रूल का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है ना। किसने किया था? तो होम रूल का स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। मतलब कि दक्षिण भारत में एनी बेसेंट ने किया था, उत्तर भारत में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो वही बोल रहा है कि स्थापना। अब यहाँ देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, आंसर बोल रहा है कि बंगाल के विभाजन के दौरान। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था आपका? बंगाल का विभाजन 1905 में। ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध। देखिए होम रूल तो हुआ था आपका क्या 1916 में। तो यहाँ 5 और 16 बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। उसके बाद बोला प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपका? 1914 से लेके 1918 तक चला था। ठीक है ना, तो इसी दौरान हुआ था। तो इसी ये सही आंसर था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना। अब बाद में देखिए सी में जलियांवाला कांड क्या हुआ था? 1919 में, 1919 में। और 1906 में क्या हुआ था कि कांग्रेस अधिवेशन, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ ना 1906 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। 12 का बी। अब देखिए 13 बोल रहा है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए किसने मतलब कि कौन गए थे
गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो उनके ही राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बोला जाता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ठीक है ना, राजनीतिक गुरु। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी, जिसको कि सैंडल मतलब कि उसको सैंडल पीक भी बोलते हैं, सैंडल पीक, तो ये जो है वहाँ का सबसे ऊंचा पीक है। वो बोल रहा है कि किस में स्थित है। देखिए अंडमान निकोबार जो है आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी साइड है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है ना, तो यहाँ आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। ये जो है बटा हुआ है, ये किस तरह से बटा हुआ है? देखिए इस तरह से 3 भाग में बटा हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो है उसको मतलब उत्तरी अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी अंडमान, और बीच वाला को मध्य अंडमान। तो वही बोल रहा है क्या, ये सैडल पीक जो है वो कौन से अंडमान में है? तो ये कौन से अंडमान में है आपका? उत्तरी अंडमान, सबसे ऊपर में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बृहत्तर मतलब कि उसको ग्रेटर बोलते हैं। हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए पहले हिमालय को देखिए कि कितना भागों में बांटा गया। तो हिमालय को क्या है कि 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपका ये हो जाता है पहला भाग को बोलते हैं वृहद हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा भाग हो जाता है, दूसरा भाग बोलते हैं आपको मध्य हिमालय, और तीसरा भाग बोलते हैं, मतलब इसी श्रेणी से है, मतलब कि ये सबसे आपका मतलब कि उत्तर में है ये आपका, और उससे नीचे आते जा रहा है दक्षिण साइड, ठीक है। तो आपका इसमें हो जाता है आपको बाह्य हिमालय। तो अब देखिए ये जो बृहद हिमालय है, इस हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या देखिए पूछा क्या ऑप्शन में, यहाँ बोल रहा है क्या? अब देखिए इसको पहले बताते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो ये बृहद हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री, ठीक है ना। मध्य हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो और जो ये बाह्य हिमालय है जो कि हम लोग की तरफ आता है, मतलब कि दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? शिवालिक। उसको क्या बोलते हैं? शिवालिक। इसी तरह आपसे पूछेगा कि वृहद हिमालय को क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो वृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, और बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। और बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? मध्य हिमालय, यह हिमाचल हिमालय। अब देखिए क्या है ऑप्शन, बोल रहा है वृहत्तर हिमालय, मतलब वृहद हिमालय के बारे में बात बोल रहा है। तो वृहद हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिमाद्री, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। उसके बाद देखिए क्या 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे है, मतलब कि हिमालय से भी आगे जाके निकलती है, मतलब परे मतलब उससे भी आगे जाके निकलती है, कौन सी नदी है? तो देखिए गंगा तो आपका निकलती है, गंगा तो हिमालय से निकलती है ना। तो गंगा आपका हिमालय से निकलती है, तो ये हो नहीं सकता है। यमुना भी क्या होता है कि हिमालय से निकलती है, रावी भी हिमालय से निकलती है, तो कौन सा नदी होगा? सतलज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या देखें कि सतलज है, ठीक है ना, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब कहाँ से निकलती है? ये सब आपका तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना। तिब्बत के कहाँ से? तिब्बत का मानसरोवर झील है, ठीक है ना, वहीं से निकलती है। तो इसका मतलब यहाँ पूछा है कि कौन हिमालय से परे है नदी, हिमालय के परे से निकलती है, तो कौन हो जाएगा? सतलज। अगर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रहता तो वो भी होता, यहाँ पे सिंधु अगर रहता तो वो भी होता, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले जानिए कि मैंग्रोव वन होता क्या है। मैंग्रोव वन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे भी समुद्री अगर तट है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये नीचे समुद्र है, ठीक है ना, और ये समुद्री तट है। तो यहाँ पे जो छोटा छोटा पौधा उगेगा ना, तो उसी को हम मैंग्रोव बोलते हैं। छोटा छोटा पौधा अगर उगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसी को मैंग्रोव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि समुद्री तट के किनारे जो भी ज़मीन होता है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा पौधा जल्दी उगने लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या देखें कि समुद्री तट के किनारे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है ऑप्शन, आपको बोल रहा है कि वैश्विक तापमान, मतलब कि अगर विश्व का तापमान बढ़ता है तो उसे क्या उसमें असर पड़ेगा। क्या बोल रहा है? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। गलत बात है, तापमान अगर बढ़ेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए तापमान अगर बढ़ेगा तो जो मतलब आपका जो ग्लेशियर है, जो पहाड़ मतलब कि बर्फ़ का पहाड़ है, तापमान बढ़ने पे वो पिघलने लगेगा। और ये जो तट है ये समुद्र के किनारे है, तो समुद्र का क्या होगा, उसका जो लेवल होगा और ऊपर आने लगेगा, तो ये तट डूब जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं आपका ये। दूसरा बोल रहा है कि मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र में जलमग्न हो जाएगा, तो ये इसका मतलब ये सही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बर्फ पिघलेगा तो वो पिघल के कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा, और समुद्र का जैसे ही तल ऊपर आएगा तो वो क्या करेगा? जमीन को डुबाने लगेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। 17 का क्या हो जाएगा आपका? बी।
उसके बाद देखिए क्या क्या बोल रहा है, मधुमलाई, मधुमलाई वन प्राणी सेंचुरी वो किस राज्य में है। तो मधुमलाई जो है बहुत ज़्यादा फेमस है आज के डेट में। क्यों है? क्योंकि देखिए ये एक ऐसा जो है वर्ड सेंचुरी है, मतलब कि प्राणी सेंचुरी, मतलब कि जहाँ पे जो है मतलब कि पक्षी जानवर सबको रखा जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए ये पहले नक्शा देख लीजिए भारत का, ये है ठीक है ना। यहाँ पे आपका तमिलनाडु, यहाँ पे आपका कर्नाटक है और यहाँ पे आपका केरला है। तो देखिए तीनों चीज़, ये एक ऐसा चीज़ है ना जो कि तीनों में पड़ता है, ठीक है ना। मधुमलाई जो होता है वो तीनों में पड़ता है। मतलब अगर बोले हैं कि ये जो आपका वन्य प्राणी है, प्राणी सेंचुरी है, ये किस में पड़ेगा, ये आपका तमिलनाडु में भी पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपका कर्नाटक में भी पड़ेगा, ये आपका केरला में भी पड़ेगा, ठीक है ना। इसका खासियत यही है। और ये इसका पूरा फैलाव कितना है, मतलब अगर पूरा क्षेत्रफल का बात करें तो 132 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 132 वर्ग किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इतना में फैला हुआ है। ये तीनों राज्य में आता है, किसमें? तमिलनाडु आता है, केरला आता है और कर्नाटक आता है। तो वही यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि मधुमलाई जो है वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। यहाँ क्या होगा, केरला भी होगा, कर्नाटक भी होगा, तमिलनाडु। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन पूरा, ठीक है ना, डी। अब देखिए क्या है 19 नंबर, 19 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं होता है। तो पहले जानिए दो तरह का फसल होता है क्या, मुख्यतः दो तरह का होता है। एक होता है क्या आपका खरीफ फसल, ठीक है ना, एक होता है आपका रबी फसल। तो खरीफ फसल क्या होता है कि जो वर्षा पे क्या होता है निर्भर होता है, जैसे पानी पड़ेगा तभी खरीफ फसल होगा, ठीक है ना। और रबी फसल क्या होता है कि ये धूप, मतलब कि धूप पे निर्भर करता है, मतलब इसमें धूप चाहिए। तो देखिए वर्षा जब होता है, मानसून जब हम लोग का आता है, मानसून कब आता है, मानसून आता है आपका जून में, जून से स्टार्ट होता है। पूरा भारत में क्या होता है जून जुलाई से ही स्टार्ट हो जाता है पूरा मानसून। तो देखिए जून जुलाई में क्या होता है, हम लोग धान रोपते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब धान खरीफ फसल में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या देखें, तो खरीफ फसल में आपका जैसे चावल धान आ गया, बाजरा आ गया, मक्का आ गया, कपास आ गया, ये सब खरीफ फसल है। अब देखिए रबी फसल में क्या होता है, हम लोग देखिए चना रोपते हैं, तो इसका मतलब चना रबी फसल में हो गया। अब गेहूँ रोपते हैं, दलहन जो होता है वो रोपते हैं, जौ रोपते हैं, तो इसका मतलब रबी फसल। तो इसका अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए खरीफ फसल का ये भी जान लीजिए कि खरीफ फसल होता क्या है। खरीफ फसल जो है आपका जून जुलाई में इसका मतलब एक तरह से बुआई होता है, मतलब रोपा जाता है, और अक्टूबर नवंबर में इसका कटाई होता है। लेकिन रबी फसल में क्या होता है कि आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है इसका क्या हो जाएगा, बुनाई हो जाएगा, और मार्च अप्रैल में इसका कटाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल नहीं है, खरीफ नहीं है। देखिए आपके जो बाजरा है, चावल है, दोनों खरीफ है, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं। मक्का ज्वार ये भी खरीफ है। देखिए जो सरसों देखिए सरसों ये खरीफ नहीं है। जो और सरसों, जो गेहूँ सरसों ये सब हम लोग कब लगाते हैं, ये सब हम लोग लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में। और काटते कब हैं, ये हमको मार्च अप्रैल में काटते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रबी फसल है ये। तो सी का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये रबी फसल है। यहाँ बोला कि खरीफ नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब रबी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा सी आंसर। अब देखिए क्या 20 में क्या बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है, रानीगंज का संबंध किससे है। तो जानते हैं क्या पश्चिम बंगाल में रानीगंज में क्या सबसे ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपका कोयला मिलता है। और यहाँ कोयला का भी खासियत होता है, बहुत तरह का कोयला होता है। कोयला मुख्यतः जो है 4 तरह का होता है। एक तो होता है एंथ्रेसाइड, एक होता है आपका बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, ठीक है ना। तो एंथ्रेसाइड जो कोयला होता है वो उन्नत किस्म का कोयला होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका बिटुमिनस, उसके बाद आता है आपका लिग्नाइट। तो यहाँ जो रानीगंज में कोयला निकलता है वो आपका एंथ्रोसाइड कोयला निकलता है। इसका खासियत यही है कि यहाँ पे एंथ्रोसाइड कोयला निकलता है, मतलब उन्नत किस्म का कोयला निकलता है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। और रानीगंज है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं कि झारखंड के आसपास जो भी सटा हुआ है, जैसे कि ऊपर में आपका झारखंड के इधर में क्या आ जाता है, आपका बंगाल आ जाता है। झारखंड के इधर में बंगाल है, यहाँ पे आपका उड़ीसा है, और इधर आपका छत्तीसगढ़ है। तो इसका मतलब क्या देखें कि झारखंड के आसपास जो भी है सब जगह कोयला मिलता है। उड़ीसा में मिलता है, बंगाल में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 का ए। अब देखिए 21 में क्या बोल रहा है कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है, नहर का नाम क्या है। तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर तो आप जानते हैं कहाँ पे है, वो जो आपका पड़ता है कहाँ पे, राजस्थान में। और वो नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। और उस नहर में पानी किससे आता है, तो उस नहर में पानी आपका किससे आता है, उस नहर में पानी आपका आता है, सतलज नदी बहती है ना, सतलज बहती है, सतलज से आता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा
सी। उस नहर का नाम क्या है, और ये पूछेगा कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका सी। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्या 22 में कि 2011 का जो जनसंख्या हुआ था, मतलब जनसंख्या गणना हुआ था, तो उसके आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं है, ठीक है ना। अब उसमें क्या बोल रहा है, देखिए कि बोल रहा है कि समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, ये तो सही है, बढ़ी तो है, क्योंकि मतलब हर मतगणना में साक्षरता दर बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, ये सही है। उसके बाद बोल रहा है कि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये भी सही है, क्योंकि अभी भी केरल का साक्षरता जो है, अभी भी अगर देखा जाए पूरा भारत में सबसे ज़्यादा केरल का होता है। उसके बाद बोल रहा है कि बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, बिल्कुल सही है, बिहार में सबसे कम है। अब उसके बाद देखिए क्या है यहाँ डी में कि साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है, जो कि गलत है। पुरुष की संख्या 2011 के अनुसार जो है, पुरुष का कितना था कि पुरुष जो था आपका मतलब कि 10.5 करोड़ के आसपास था, ठीक है, 10.5 करोड़ लोग जो क्या 2001 से 2011 तक में जितना लोग साक्षर हुए, उसमें पुरुष कितना था, पुरुष था 10.5 करोड़ के आसपास, लेकिन जो महिला थी वो आपका 11 करोड़ के आसपास थी। तो इसका मतलब कि महिला ज़्यादा थी। तो यहाँ ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि पुरुष ज़्यादा था, जो कि गलत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका डी, ठीक है। अब देखिए 23 में क्या बोल रहा है कि लाल मृदा, ठीक है, लाल मृदा में लाल रंग जो है किसके कारण होता है, तो जानते हैं कि लाल रंग किसके कारण होता है, वो आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। देखिए जंग भी लगता है तो क्या लगता है, उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, इसीलिए देखते हैं जंग जहाँ लगता है वहाँ लाल लगता है ना। तो जंग एक तरह से जंग समझ लीजिए, जंग मतलब लोहा। तो लोहा जब आपका आयरन ऑक्साइड जब बन जाता है तो वो आयरन ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो मृदा में अगर लाल रंग आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ के लोहा का कुछ अंश है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका सी, लाल रंग किसके कारण, लोहा के कारण। उसके बाद देखिए कि 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मनी की सहायता से खोला गया, ठीक है ना। मतलब क्या है कि इंडिया के पास उस समय उतना ज़्यादा मतलब कि क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तकनीक नहीं था, जिसके कारण वो खोल सके। तो जर्मनी क्या किया, हेल्प किया। वही बोल रहा है कि किस स्थान पे जर्मनी के मदद से खोला गया। तो कौन सा स्थान है आपका, राउरकेला, जो कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में। अब देखिए क्या है, आपका लौह इस्पात उद्योग सिर्फ राउरकेला में नहीं है, ये जो है आपका दुर्गापुर में भी है, ये आपका भिलाई में भी है। दुर्गापुर में किसकी मदद से खोला गया है, दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से, ठीक है ना, अंग्रेज ब्रिटेन की मदद से। और भिलाई में जो है, भिलाई में किसके मदद से खोला गया, तो ये रूस की मदद से, सोवियत रूस, ठीक है ना। तो रूस की मदद से। भिलाई आपका कहाँ पड़ता है, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका राउरकेला, जर्मनी के अथी से मदद से। बोल रहा है क्या, किस प्रदेश में पूरे साल जो है, पूरे साल वर्षा होती है, ठीक है। तो पूरे साल वर्षा किस प्रदेश में होती है, तो सबसे ज़्यादा देखिए पहले एक सब समझ लीजिए कि पृथ्वी के बीच में ये जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषुवत रेखा, ठीक है ना। तो ये रेखा से जब हम लोग क्या करते हैं, विषुवत रेखा से जब हम लोग इधर 10 डिग्री इधर ऊपर जाएं और 10 डिग्री नीचे जाएं, मतलब 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण, इस एरिया में क्या होता है कि जो भी यहाँ वर्षा भी एक समान होता है और यहाँ तापमान भी एक समान होता है, ठीक है ना। यहाँ घटता बढ़ता नहीं है, एक समान आपको तापमान मिलेगा, एक समान आपको वर्षा मिलेगा। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ का जो वायु होता है ना वो आर्द्र होता है। आर्द्र मतलब उस वायु में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो नमी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे बारिश भी होगा ना। तो यहाँ के वायु में क्या होता है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। और ये जानते हैं कि विषुवत रेखा है तो सूर्य की किरण भी पड़ती है, तो इसका मतलब एक समान यहाँ पर रहता है तापमान। तो अगर यहाँ बोला जाएगा कि पूरे साल वर्षा और साथ में एक समान तापमान है, तब पर भी क्या होगा, विषुवतीय हो गया, विषुवतीय प्रदेश में। कौन सा प्रदेश में, विषुवतीय प्रदेश में। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद बोल रहा है क्या, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, कब शामिल किया मौलिक कर्तव्य को। तो पहले जान लीजिए कि मौलिक एक अधिकार होता है, एक मौलिक कर्तव्य होता है। तो मौलिक अधिकार जो होता है वो हम लोग का कितना है, 6, और मौलिक कर्तव्य हम लोग का कितना है, 11। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है वो 6 है, अब मौलिक कर्तव्य है 11। तो बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया। तो हम लोग के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया, ये 44वां संशोधन जब हुआ था ना, 44वां संशोधन, तो उस समय शामिल किया गया। 44वां संशोधन क्या हुआ था, 1976 ईस्वी में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 44वां संशोधन। तो इसमें जो है
1976 में शामिल किया गया, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य को, और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, देखिए क्योंकि हम लोग का संविधान बना तो कहीं से न कहीं से क्या किया गया, जहाँ पे भी जो चीज़ अच्छा था वहाँ से हम लोग उठा के अपने देश में संविधान में रख लिए। तो ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से हम लोग लिए, तो ये रूस से, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, तो ये हम लोग अमेरिका से लिए, ठीक है ना, ठीक है, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, अमेरिका से। तो आपका क्या देखें कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1976। उसके बाद बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका आयु कितना होना चाहिए, 35 साल। अगर आप, अब ये राष्ट्रपति का हो गया, अगर आप राज्यसभा का, ठीक है ना, मतलब कि उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल। अगर ये आप लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, 25 साल। तो सबका याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर है, ऊपर क्या है, राष्ट्रपति 35 साल, उससे नीचे क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा कितना है, 30 साल, उससे नीचे क्या है, लोकसभा, तो लोकसभा कितना, राज्यसभा 30 साल, लोकसभा कितना, 25 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति के बारे में पूछा है तो 35 साल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए निम्नलिखित में बोल रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है, ठीक है ना। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मतलब किसको नियुक्ता जाता है, देखिए जैसे कि लोकसभा चलता है तो आप देखते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष बैठे हैं और यहाँ पे देखते होंगे एक जो है कॉपी किताब लेके बैठा रहता है, वो जो है जो भी चीज़ यहाँ पे लोकसभा मेंबर बोलते हैं, मतलब सदस्य बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, ये अपने कॉपी में लिखते हैं, उसी चीज़ को क्या करते हैं, बाद में पेपर में निकालते हैं कि ये चीज़ पर क्या हुआ, मतलब कि वार्तालाप हुआ, ठीक है ना। तो इस जो समिति है बोल रहा है क्या, उसका जो अध्यक्ष का नियुक्ति जो है कौन करता है, तो अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा, क्योंकि ये समिति जो है लोकसभा में पड़ता है और लोकसभा का जानते हैं कि सर्वोसर्वा कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो कौन नियुक्ति करेगा, आपका लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्या, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का क्या देता है, अधिकार देता है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को बोलेगा कि राज्यसभा मतलब कि राज्य के बारे में आप बना सकते हैं नियम, तो कौन सा ये है, ये आपका 249 पड़ता है। ये तभी बनाएगा जबकि राज्यसभा, सुनिएगा, जबकि राज्यसभा आपका ये बोलेगा कि विशेष मत से, विशेष मत मतलब क्या होता है, 2/3, ठीक है ना, 2/3 मत से प्रस्ताव पारित करे कि लोकसभा जो है बना सकता है, तभी बनाएगा। ये भी मतलब कि ये अनुच्छेद जो है तभी लागू होता है जबकि राज्यसभा लोकसभा को क्या करे, मतलब कि एक तरह प्रस्ताव पारित करे, ठीक है ना, तब जाके आप जो है कानून बना सकते हैं। किसके लिए, राज्य के लिए, नहीं तो आप देश के लिए कानून बनाइए। जैसे कि मान लीजिए कि आज मोदी सरकार जो है कुछ बना रहे हैं देश के लिए, तो सबके लिए कानून होगा, लेकिन अगर किसी एक राज्य के लिए बना देंगे तो वो कानून उसी राज्य में चलेगा। जैसे आज बिहार के लिए बना देंगे तो ये कानून सिर्फ बिहार के लिए चलेगा। तो इसके लिए क्या आता है, ये आपका 249 में क्या हुआ, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो आपका देखिए क्या बोल रहा है कि संसदीय प्रकार की सरकार में बराबर वालों में पहला कौन होता है। अगर मान लिए कि संसदीय प्रकार की सरकार है तो उसमें बराबर वालों में मतलब कि एक समान सब है, तो उसमें पहला आदमी कौन होगा, तो उसमें पहला आदमी जानते हैं क्या, अगर भारत में बोला जाए तो सबसे पहला आदमी क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। सबसे पहला आदमी राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, ठीक है ना। तो वहाँ बोल रहा है कि एक समान आदमी में, तो एक समान आदमी कहाँ है, मान लीजिए कि अगर लोकसभा का आदमी को एक समान ले लीजिए, तो एक समान आदमी में बोल रहा है कि पहला कौन होगा, ठीक है ना। तो लोकसभा में ही क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा का एक सदस्य होता है। तो अगर बोला जाए कि लोकसभा का अगर एक तरह से प्रधान मतलब कौन होगा, लोकसभा में अगर पहला आदमी को चुनना पड़ेगा तो कौन चुनेंगे हम लोग, तो प्रधानमंत्री। इसीलिए प्रधानमंत्री बातों को सब सही तरीक़ा से सुनते हैं, क्योंकि लोकसभा का एक तरह से पहला आदमी होता है वो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बराबर वालों में, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जितना मतलब एक तरह से जिस तरह चुन के आते हैं उसी तरह और भी सदस्य चुन के आते हैं, बराबर वाला है, लेकिन इनको क्या है, विशेष अधिकार मिल जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री पद पे हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद बोल रहा है क्या, उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, न्यायिका पुनरीक्षण जो है कार्य का अर्थ क्या होता है, मतलब कि न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ
क्या होता है, तो देखिए कोई भी उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, कोई भी अगर फैसला सुनाता है तो उस चीज़ को क्या करता है, एक बार जो है पुनर्निरीक्षण के लिए रख लेता है, ताकि ये देखता है कि जो भी हम फैसला सुनाए हैं वो जो है संविधान संगत है कि नहीं, क्योंकि न्यायालय क्या चलता है, वो संविधान से चलता है, इसीलिए तो संविधान बनाया गया है। तो न्यायालय क्या क्या होता है कि हमेशा संविधान को मतलब मानता है, अनुसरण संविधान का करता है। तो वही सोचता है कि जो भी वो फैसला सुना रहा है या जो भी कानून बना रहा है वो संविधान के नज़र से सही है कि नहीं, इसके लिए क्या करता है, वो पुनर्निरीक्षण करता है। ठीक है ना। तो इसमें किसका हम देखा जाएंगे, स्वयं को अपने निर्णय में पुनर्निरीक्षण करता है, देश के न्यायपालिका के कामकाज की पुनर्निरीक्षण करता है, कानून के संवैधानिक वैधता की पुनर्निरीक्षण करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कानून के संवैधानिक वैधता के बारे में पुनर्निरीक्षण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 31 का सी। उसके बाद देखिए 32 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मताधिकार से क्या अभिप्राय है, मतलब मताधिकार से क्या मतलब कि क्या मतलब है मताधिकार का। मताधिकार का मतलब क्या है कि मत दे सकते हैं, मत देने का आपको अधिकार है। ठीक, ऐसा कानून जिसका अधिनियम करना जो स्पष्ट हो गलत है, वोट देने का अधिकार। तो इसका क्या हो जाएगा ए, मतलब बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, मतलब वोट देने का अधिकार ही आपको, मत देने का अधिकार ही आपको मताधिकार देता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 32 का बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है। एक जान लीजिए कि किसी भी राज्य में, जैसे कि केंद्र में क्या होता है कि एक राज्यसभा होता है, दूसरा एक लोकसभा होता है ना, कि राज्यसभा आपका ऊपरी हाउस होगा, लोकसभा आपका निचली हाउस होगा। तो उसी तरह राज्य में क्या होता है, राज्य में एक होता है विधान परिषद होता है और निचली हाउस क्या होता है, विधानसभा होता है। तो विधानसभा चुन के जाता है, ठीक है ना, जैसे एमएलए का चुनाव लड़ता है। और यहाँ पे इसका चुनाव क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोग मिल के इनका चुनाव लड़ते हैं, जैसे आम आदमी इसके चुनाव में भाग नहीं लेता है, विधान परिषद के चुनाव में। तो वही बोल रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है कि इसमें क्या है कि दोनों है, मतलब कि राज्यसभा भी हो सकता है, विधानसभा भी, मतलब दोनों है। देखिए ये जो है राज्य पे निर्भर करता है कि वो राज्यसभा और विधानसभा दोनों रखना चाहे या न रखना चाहे। राज्यसभा तो रहेगा ही रहेगा, मतलब कि आपका विधानसभा तो रहेगा, लेकिन विधान परिषद जो है वो राज्य पर निर्भर करता है, वो रखना चाहे या न रखना चाहे। ठीक है ना। तो अभी जान लीजिए कि अभी जो है कितना राज्य में विधान परिषद है। देखिए विधानसभा तो हर राज्य में रहेगा, क्योंकि हर राज्य में चुनाव होता है, वहाँ से एमएलए चुन के जाता है, तो वो रहना ही रहना। विधान परिषद जो है वो जो राज्य रखना चाहता है तो उसके लिए नियम कानून है, तब जाके विधान परिषद होता है। तो अभी जो है क्या होता है, 6 ऐसा राज्य है पूरे इंडिया में जिसके पास विधान परिषद है, मतलब कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, मतलब कि 2 हाउस है, एक जो है विधानसभा है, एक विधान परिषद है। उसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले बिहार आता है, ठीक है ना, उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद तेलंगाना आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है। तो इसके पहले 7 था, एक जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया अभी, तो अभी 6 हो गया है, तो आपका 6 हुआ। तो अब इसमें देख लीजिए क्या था, बिहार था, यूपी था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है क्या कि कौन सा राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद किस में है, हम आपको क्या बताएं, बिहार है, यूपी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो देखिए महाराष्ट्र यहाँ आ गया ऑप्शन में, बाकी बात किसी में नहीं है। ठीक है ना, बाकी बात सब में क्या है, आपको सिर्फ विधानसभा मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में क्या है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, मतलब अगर सही मायने में अगर बोला जाए कि लोकतंत्र है तो उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, तो उस किसकी निर्भर करती है कि मतलब आप किसी के विरुद्ध अपना आवाज़ को पूछ सकते हैं उससे, मतलब कि उठा सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या, आलोचना, मतलब उस अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, अगर वो खराब कर रहा है तो उसको बताइए कि आप खराब कर रहे हैं, मतलब कि एक तरह से आलोचना करना। तो लोकतंत्र का सफलता किस पे है, तो किस पे निर्भर करता है, वो आलोचना पे निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जब तक आलोचना, इसीलिए देखते हैं कि जो भी सत्ता में पार्टी रहता है, तो जो भी मतलब कि विपक्ष में पार्टी रहता है, हमेशा जो है उस पर कुछ ना कुछ बोलते रहता है। क्यों बोलते रहता है कि आलोचना का उसको अधिकार है लोकतंत्र में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि कौन सा एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी राजा जो है राजा ही है, मतलब कि एक तरह से राजतंत्र है। ठीक है ना, तो कौन सा देश है, तो वो देश आपका सऊदी अरबिया है, और यहाँ के राजा का नाम क्या है आपका, मोहम्मद बिन सुल्तान। ठीक है ना, मोहम्मद बिन सुल्तान। तो यहाँ मतलब कि राजा होता है, अभी भी यहाँ राजा है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा डी, सऊदी अरबिया।
उसके बाद बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद मूल्य जो है ना, सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है, क्या होता है, बोला है कि एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पाद की सभी वस्तु, देखिए सभी वस्तु नहीं, सभी वस्तु क्यों नहीं, देखिए अब मान लिए कि आज के डेट में आप कुछ सामान बनाए, आप बेचे, लेकिन वो सामान जब तक सरकार के नज़र में नहीं आएगा तो सरकार उसका जो है मूल्य जो है अपने जो भी जीडीपी बनाएगा, मतलब सकल घरेलू उत्पाद का जब गणना करेगा तो उसमें ये चीज़ शामिल होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सामान जो है सरकार के नज़र में आया ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, सभी वस्तु पे नहीं रहेगा। ठीक है ना। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुओं और सेवाएं, तो ये भी गलत हो गया, सभी वस्तु तो आएगा ही नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंकित, ठीक है ना, सभी अंकित, खाली बोल रहा है अंकित वस्तु, तो इसके देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में खाली क्या होता है कि वस्तु को ही नहीं लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि जब साइकिल ठीक कराने जाते हैं तो सर्विस का चार्ज लेता है ना, सेवा करने का चार्ज लेता है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई काम कर रहा है, नौकर है, तो वो क्या कर रहा है कि आपको सर्विस करने का पैसा ले रहा है, तो इसका मतलब खाली क्या होता है कि प्रोडक्ट का, मतलब कि उत्पाद का ही पैसा नहीं होता, वस्तु का नहीं होता है, क्या होता है कि सेवा का भी पैसा होता है। तो इसका मतलब सेवा का पैसा भी जुटता है सकल घरेलू उत्पाद में। तो अब देखिए डी में क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पाद की सभी अंकित, अंकित मतलब अब जो है सरकार के नज़र में हो गया है, वो मतलब सरकार के नज़र में आ गया, अंकित वस्तु और सेवा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का डी, सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी जिसको बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या, जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ा दिया जाता है, मान लीजिए कि आज के डेट में आप जो है 100 कुछ बना रहे हैं, 100 किताब बना रहे हैं, ठीक है, 100 किताब का आप प्रिंट करवा रहे हैं। अब कोई ऐसा हुआ कि आप जो है एक किताब का और प्रिंट करवा दिए, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर एक जो है एक्स्ट्रा अब करवा लेते हैं, बढ़ जाता है, तो बोल रहा है कि कुल लागत में होने वाला क्या कहलाता है, मतलब कि आपका तो लागत बढ़ गया, तो वो जो है लागत किस तरह का लागत कहलाता है, तो वो लागत आपका सीमांत लागत कहलाता है। वो लागत क्या होता है आपका, सीमांत लागत। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना, इसको मार्जिनल कॉस्ट, जो कि मार्जिन देते हैं, जैसे कोई भी सामान अगर बेचते हैं तो उसमें बोलते हैं कि इतना रुपया का मार्जिन लगा है, तो वो मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है ना, उसको क्या हुआ, मतलब कि कुछ यूनिट से बढ़ाया गया। अब देखिए क्या इसका आंसर क्या है आपको, बी। निम्नलिखित में बोल रहा है कि कौन सा प्रत्युत्पन्न जो है मांग का एक उदाहरण है, तो ये कौन से मांग का उदाहरण है, प्रत्युत्पन्न मांग का उदाहरण। क्या मतलब है कि मतलब अगर उसका मांग बढ़ता है, ठीक है ना, अगर वो मांग बढ़ता है तो उसका क्या होता है कि उसके साथ साथ जो है वस्तु का, मतलब कि अगर मांग बढ़ रहा है तो जो वस्तु का सेवा दे रहा है, मान लीजिए कि जो बनाने वाला लेबर है उसका भी मांग बढ़ने लगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का आपका मांग बढ़ रहा है, उत्पाद का मांग बढ़ रहा है, तो उत्पाद बनाने वाला जो मशीन है या कंपनी है, तो उस कंपनी में काम करने वाला आदमी का भी मांग बढ़ने लगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, देखिए किस में होता है ये दोनों, तो ये चावल में होता है, नहीं होता है, ये वस्त्र में भी नहीं होता है, ये आपका सामग्री में नहीं, ये सीमेंट में होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सीमेंट जो है, सीमेंट का मांग आपका बढ़ने लगा, ठीक है ना, सीमेंट का आपका मांग बढ़ने लगा, तो सीमेंट वाली कंपनी जो है उसमें जो जितना भी आप श्रमिक जो है काम कर रहे हैं, लेबर लोग, तो उसका लेबर का भी मांग बढ़ने लगेगा। आज के डेट में अगर 100 लेबर काम कर रहा है तो क्या बोलेगा कि अब जो है 200 लेबर काम करेगा, इसका मतलब लेबर का अब उसका काम बढ़ने लगा, मांग बढ़ने लगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या गुणात्मक जो है ऋण का नियंत्रण पद्धति है। तो देखिए ये जो नियंत्रण पद्धति कौन बनाता है, ये आपका आरबीआई बनाता है। ठीक है ना, ये कौन बनाता है, आरबीआई। तो आरबीआई बनाता है तो दो तरह का पद्धति है, एक तो आपका क्या होता है, एक जो होता है गुणात्मक होता है, एक मात्रात्मक होता है। तो गुणात्मक क्या होता है, तो गुणात्मक में आपका जैसे देखते हैं कि किसी को अगर मतलब सरकार जो है किसी तरह का स्कीम अगर पास किया, ठीक है ना, तो उस स्कीम में पैसा देना चाहता है कि नहीं बैंक, वो उस पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह का क्या हो जाता है, ये गुणात्मक हो जाता है। तो इसमें जो है नैतिकता का बात होता है, गुणात्मक में क्या होता है, नैतिकता का बात होता है। ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर। आंसर आपका 39 का क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 40 में वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक जो है राशि खर्च करता है, मतलब भारत में वो चीज़ नहीं एक तरह से मिलता है, वो बाहर से मंगाना पड़ता है। कौन सा है, देखिए खाद्यान्न तो होता है, हम लोग खुद उगाते हैं। देखिए पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोल, इसलिए पेट्रोल का दाम देखते हैं कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि बाहर से मंगाया जाता है। ठीक है ना, बाहर में उसका दाम हमेशा घटते बढ़ते रहता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है किस पे होता है, आपका पेट्रोलियम के, कच्चा पेट्रोलियम।
देखिए 41 में क्या बोल रहा है कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना। उसमें क्या बोलते हैं, संतुलन स्तर पॉइंट। इस स्तर में क्या होता है कि मतलब आप जितना आपका लागत लगा, मतलब आप कोई भी चीज़ बनाने में आपको 100 रुपया लागत लगा, तो बेचने के बाद भी आपको 100 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको ना कुछ लाभ हुआ ना कुछ हानि लगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब कि जितना आपका लागत हुआ, जितना आप लगाया उतना आपको आ गया, ठीक है ना। मतलब उससे ज़्यादा भी नहीं आया, उससे कम भी नहीं आया, तो इसका मतलब आपको ना हानि हुआ ना लाभ हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संतुलन स्तर बिंदु। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सरकारी प्रायोजित संगठन नहीं है, ठीक है ना, संगठन नहीं है मतलब सरकारी नहीं है एक तरह से। देखिए ग्रामीण आवास बैंक जो है ये सरकारी है। देखिए ICICI बैंक जो है ये सरकारी नहीं, ये प्राइवेट बैंक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। अब देखिए और भी देख लेते हैं, और देखिए यहाँ पे ICIC नहीं, ये जो है ये दूसरा है ISIBDI, तो ये जो है सरकारी बैंक है आपका, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद बोल रहा है ICICI बैंक, ICICI बैंक, ये जो है बैंक आपका प्राइवेट बैंक है, ठीक है ना। तो प्राइवेट बैंक है तो ये सरकारी नहीं होगा, तो आंसर इसका आप क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना, आंसर सी। और डी में आपका नाबार्ड बैंक है, ठीक है ना, नाबार्ड बैंक। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि पेट्रोल और कार के बीच मांग का क्या प्रतिलोच है। देखिए पेट्रोल और कार के बीच में बोल रहा है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा चीज़ पे क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ठीक है ना, तो अब जो है कार का बिक्री कम हो जाएगा। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो कार का बिक्री कम हो जाएगा। इसका मतलब किस तरह का इसमें अथी आ रहा है, इसमें व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नकारात्मक, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है कि किस तरह का लोच होगा, तो इसमें नकारात्मक लोच होगा। क्यों, क्योंकि एक का बढ़ने पे दूसरा घट जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है क्या, राजा रवि शर्मा ये क्या थे, तो राजा रवि शर्मा एक चित्रकारी थे। इनका जो है बहुत ज़्यादा फेमस एक चित्रकारी है कि ये जो है रामायण और महाभारत के दृश्यों का, मतलब कि इनके चित्रकारी जो है ना, इनको कंठाग्र है। मतलब कि अगर कोई बोला जाए कि रामायण के इस समय का किस तरह से चित्रकारी किया जाए, तो वो चित्रकारी के माध्यम से बताते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो है एक महारत हासिल है रामायण और महाभारत के दृश्यों के बारे में, ठीक है ना। तो इसकी क्या है, एक चित्रकार है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब निम्न बोल रहा है क्या, वन अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे है, ये आपका पड़ता है देहरादून में, ठीक है ना। वन अनुसंधान संस्था कहाँ पड़ता है, देहरादून में। और ये जो है देहरादून में। अब देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, कोयम्बटूर में क्या होता है कि गन्ना है, ठीक है ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र है। और उसके बाद आपका कलकत्ता में आपका कपास अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका वन का पूछा तो फॉरेस्ट कहाँ पे है, देहरादून में। अगर गन्ना का पूछेगा तो आपको कोयम्बटूर हो जाएगा। अगर कपास का पूछेगा तो मतलब जूट आपको पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका, कोलकाता। अब देखिए क्या, इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली, ठीक है ना, पहली महिला तैराक कौन थी, तो वो कौन थी, आरती शाह, ठीक है ना, आरती शाह। ये एशिया की मतलब भारत की भी पहली थी। तो ये जब एशिया का ही पहला बोल दिया गया तो भारत का होगा ही होगा, क्योंकि भारत जो है एशिया में आता है। तो ये कब किया था, तो ये जो है 1959 में, 59 में की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सब मान्य है, मतलब कि सभी लोग एक ही कैलेंडर अब मानते हैं। जैसे कि यह होता है कि हम लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, तो सब देश में 1 ही जनवरी मनाता है ना, 1 जनवरी को नया साल मनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सब देश जो है इसको मान्य किया। कौन सा कैलेंडर है ऐसा, तो इस कैलेंडर को क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन, ठीक है ना, ग्रेगोरियन। तो इस कैलेंडर को, और हम लोग जो है अपना देश का अपना जो कैलेंडर है उस कैलेंडर क्या होता है, उसमें देखते हैं कि चैत से शुरू होता है अपना महीना, ठीक है ना, जो कि आपका 22 या 21 मार्च में आता है, मार्च में। अगर अपना कैलेंडर देखें तो चैत से शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर कहाँ से होता है, आपका जनवरी से। तो इसीलिए वो क्या है, ग्रेगोरियन अथी का है, जो कि मान्य है कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग अभी यूज करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ए पैसेज टू इंडिया ये जो है पुस्तक किसने लिखा था, ये लिखा था AM फोस्टर ने, ठीक है ना, AM फोस्टर ने। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ये तो अब सिंपल आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद बोल रहा है देवदास उपन्यास जो है किसने लिखा था, ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस उपन्यास है, क्योंकि इसी उपन्यास पे क्या हुआ, देवदास जो है आपका, ठीक है ना, देवदास आपका फिल्म बना था, ठीक है ना, देवदास फिल्म इसी पे बना था। तो ये किन की रचयिता है, रचना है ये, तो शरद चंद्र
चटर्जी का। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका ए, शरद चंद्र चटर्जी। उसके बाद देखिए क्या है आपका 49 हो गया। हाँ, छऊ, ठीक है ना, छाऊ और छऊ किस राज्य का नृत्य है? तो छऊ जानते हैं किसका है, उड़ीसा का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, उड़ीसा, लोक नृत्य है वहाँ का। तो आपका यहाँ मतलब कि बी हो जाएगा, उड़ीसा। बोल रहा है कि तप्त तप्त जल के थैली में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो तप्त जल के थैली में देखिए, जैसे कि कहीं पे अगर चोट लग जाता है तो देखते हैं नहीं कि एक तरह का थैली होता है जिसमें कि हम लोग गर्म पानी भर देते हैं और उससे क्या करते हैं, हम लोग सेंकते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि तप्त जल थैली जो होता है इसमें हम लोग जल को, गर्म जल को डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं, गर्म जल ही क्यों डालते हैं? क्योंकि गर्म जल क्या होता है कि उसका जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो ज़्यादा होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है कि मतलब कि अगर उसको आप कितना ऊष्मा दीजिएगा, ठीक है ना, मतलब कितना ऊष्मा दीजिएगा ताकि उसका जो है मतलब ताप 1 डिग्री से बढ़ जाए, उसी को विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो उस ऊष्मा में सबसे ज़्यादा किसका है, मतलब कि जल का, इसीलिए जल का हम लोग यूज करते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, तो इसीलिए उसमें जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो जो है बहुत देर से ठंडा होता है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि अभी डाले और अभी ठंडा हो जाए फिर तो सेकाई नहीं होगा। तो इसीलिए उसमें जो है वो बहुत देर तक उसमें गर्मी रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, श्वेत प्रकाश भिन्न भिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है वो आप जैसे ही आता है तो एक प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म में जैसे कि श्वेत आया, एक प्रिज्म में आता है तो वो क्या होता है, जो प्रिज्म में आते के साथ ये जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी को हम लोग वर्णपट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस बोल रहा है कि किससे जब वो पास होता है मतलब गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो कौन होता है, ये प्रिज्म होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। और इसमें सबसे ऊपर क्या होगा, लाल, ठीक है ना, और नीचे क्या होगा, बैगनी। तो इसको याद करने की क्या है, बैजानी, बैजानी पीनाला। देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ठीक है ना, लाल, ठीक है ना, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, 7 रंग हो गया, बैजानी पीनाला। तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, डी। अब उसको बोल रहा है क्या, एक प्रकाशीय उपकरण कौन सी है जिसका सहायता से दोनों आँखों से एक साथ, ठीक है ना, दूरवर्ती वस्तुओं पर अवधारित मतलब रूप से देखा जा सकता है। मतलब बोल रहा है क्या कि कौन ऐसा जो है उपकरण है जिससे हम लोग क्या करते हैं, दोनों आँखों से एक साथ जो है एक चीज़ को देख सकते हैं। तो कौन सी देखते हैं, तो दूरबीन देखते हैं। कभी हम लोग जब बाहर पहाड़ी पे हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो एक छोटा सा दूरबीन लगाते हैं ताकि दूर दूर की चीज़ों को देख सकें। तो एक ही चीज़ को देखने के लिए हम लोग लगाते हैं लेकिन दोनों आँख से देखते हैं, है ना। तो क्या होता है, दूरबीन आपका। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 54 में बोल रहा है कि पराध्वनि क्या होता है कि वैसा ध्वनि जिसका कि वेग जो है वो क्या होता है, ध्वनि के वेग से ज़्यादा हो जाए। ध्वनि के वेग से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पराध्वनि। विमान नामक एक क्या बोल रहा है, क्या प्रघाती तरंग पैदा करता है। किस तरह का तरंग पैदा करता है, तो वो जो है ध्वनि बूम। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अब आप नीचे खड़े हैं और जो है बहुत तेज गति से आपके पास से अगर कोई चीज़ गुजरेगा तो आपको क्या लगेगा, बूम करता है ना। तो वो क्या होता है, बूम होता है। तो वही बूम होता है, जब भी पराध्वनि विमान होगा तो उसका रफ्तार से क्या होता है कि बूम जो है तरंग उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बस के ऊपरी डेक पर यात्री को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता है। क्यों नहीं खड़ा होने दिया जाता है? जैसे मान लीजिए कि बस चल रही है तो जानते हैं इसमें जड़त्व का नियम होता है। क्या होता है कि जब बस चल रही है तो आप भी चल रहे हैं, लेकिन जैसी बस मतलब कि बस जैसी रुकती है तो क्या होता है कि आपका जो कमर के जो ऊपर वाला मतलब कि हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, आगे की ओर झुकने लगता है। क्यों? जड़त्व के नियम के कारण। तो वही बोल रहा है कि जब अगर वो खड़ा रहेगा, अगर बस ब्रेक लेती है मतलब कि अगर ब्रेक लगाती है तो वो आदमी क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है, इसीलिए उसको खड़ा नहीं होने दिया था। इसमें कौन सा नियम लगेगा, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, आयतन बढ़ जाता है, गलत हो गया। बाढ़ बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, गलत हो गया। संतुलन स्थिर हो जाता है, गलत। गाड़ी की गति में जड़त्व होता है, इसका मतलब क्या हो गया आपका आंसर डी, 55 का डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 56 में बोल रहा है क्या, 56 में बोल रहा है कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो किसी पिंड का वजन, मान लीजिए कि ये कि यहाँ पे मास है, किसी पिंड का वजन जो है किसके केंद्र से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे अर्थ है,
बड़ा सा, ठीक है ना, अर्थ है। तो अर्थ क्या करता है, कोई भी चीज़ को अगर ऊपर भेजते हैं तो अर्थ क्या करता है, अपने ओर खींचने लगता है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है ना, अर्थ अपने ओर खींचने लगता है। तो इसका मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब खींच रहा है ये, तो ये क्या प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब क्रिया होता है तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी होता है। तो मतलब क्या, पृथ्वी जब इसको खींच रहा है तो ये भी क्या करेगा, पृथ्वी को खींचेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये प्रतिक्रिया कर रहा है किसके, गुरुत्वाकर्षण के, और क्या, इसके द्रव्यमान के। तो मतलब दोनों हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण भी होगा, द्रव्यमान। तो इसका आंसर सी, ठीक है ना। किसके विरुद्ध अभिक्रिया करता है, तो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वृत्ताकार पक्ष में चारों ओर, ठीक है ना, चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। मतलब एक चीज यहाँ है, वो एक वृत्ताकार पे क्या चल रहा है, उसमें बोल रहा है कि क्या चीज़ इसमें समान होगा, क्या चीज़ समान होगा। देखिए वेग तो समान नहीं होता है, क्योंकि वेग जो है सदिश राशि है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो मात्रा के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी निर्धारित होती है। यहाँ क्या है, यहाँ पे ये दिशा है, फिर यहाँ पे देखिए दिशा चेंज हो गया, फिर यहाँ चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि वेग जो है वो तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा में भी देखिए वेग है तो वो नहीं होगा। तीसरा में देखिए चाल, और देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है, समान चाल है, मतलब चाल मतलब स्पीड, तो वो तो होगा, क्योंकि स्पीड हमेशा मात्रा पे डिपेंड करता है। और क्या बोल रहा है कि और परिवर्तित वेग, मतलब कि वेग चेंज हो रहा है। तो सही बात है, समान वेग नहीं है, परिवर्तित है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। मतलब कि चाल आपका समान रहेगा लेकिन वेग आपका हमेशा बदलते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका दिशा बदल रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद बोल रहा है कि टेस्ला चुंबकीय जो है किसका यूनिट है, मतलब कि टेस्ला जो है किस चुंबकीय का यूनिट है। तो जानते हैं कि टेस्ला किस चुंबकीय का यूनिट है, तो प्रेरण का, ठीक है ना। टेस्ला जो है किस चुंबकीय का यूनिट है, प्रेरण का। और अगर पूछा जाए आपका कि प्रवाह जो है किसका यूनिट है, तो सॉरी, प्रवाह का क्या यूनिट है, तो क्या हो जाएगा, वेबर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि चुंबकीय प्रवाह। अगर पूछा जाएगा कि चुंबकीय प्रवाह का क्या यूनिट होगा, तो क्या हो जाएगा, वेबर, ठीक है ना। और चुंबकीय प्रेरण के क्या यूनिट हो जाएगा, मतलब इकाई हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ला। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब किसी कुंडली में, ठीक है ना, जब किसी कुंडली में कुंडलियों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना 3 गुना कर दी जाती है, तो प्रे उसका जो है प्रेरकत्व जो है क्या होता है। देखिए यहाँ पे अब ये जान लीजिए कि जो कुंडली होता है ये क्या होता है कि अगर किसी कुंडली का, अगर मान लीजिए क्या कि कुंडली का लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। और जो है उसका फेरा जो लगता है, जो कि फेरों की संख्या, कुंडलियों की संख्या जो देख रहा है वो अगर एन माने, ठीक है ना, कैपिटल अगर एन मानते हैं। और उसके बाद जो है इसका जो क्षेत्रफल अगर मान लें ए, ठीक है ना। अब इसको अगर हम देखें, ये तो एल एन और ए मान लिए। अब इसमें अगर बोला जाए कि जो है प्रेरकत्व जो है उसका फार्मूला क्या होता है प्रेरकत्व का, वो क्या होता है, म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि एन मतलब कि जो फेरा होगा, जो कि हम लोग जो कुंडलियों को 3 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए किसके पर अथी है, समानुपात है एन स्क्वायर के, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, एन स्क्वायर मतलब 3 गुना, 3 पे स्क्वायर, तो 3 पे स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या देखे कि प्रेरकत्व जो है वो 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर जो है कुंडली को हम 3 गुना बढ़ाएंगे तो प्रेरकत्व जो है 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 9 गुना किस में है, आपका ए। तो आंसर क्या हो जाएगा 59 का ए। उसके बाद बोल रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है। किसकी दिशा का पता लगाते हैं हम लोग, क्योंकि जानते हैं फ्लेमिंग जो है राइट हैंड रूल देता है, क्या दाएं हाथ का नियम देता है। तो उसमें किसकी दिशा का हम लोग पता लगाते हैं, तो उसमें जो है प्रेरित धारा का, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जैसे कि दायां हाथ का जो है 3 उंगली को लीजिए, एक जो है आपका क्या होता है अंगूठा, एक जो है आपका तर्जनी, एक जो है आपका मध्यमा। तो ये तीनों को इस तरह से लीजिए ताकि सब जो है एक दूसरे पे लंबवत हो, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, आपका जो अंगूठा होगा वो जो है बल की दिशा देगा, आपका जो तर्जनी होगा वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगा, और जो आपका मध्यमा होगा वो आपका प्रेरित धारा का दिशा देगा। तो यहाँ अगर पूछा जाएगा कि प्रेरित धारा का दिशा कौन देगा, तो आपका मध्यमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है कि किसकी दिशा देता है, तो यहाँ पे प्रेरित धारा, आपका सी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो होता है उसका
प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मंदक के रूप में, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में जानते हैं क्या, उसमें जो है न्यूट्रॉन होता है एटम का, मतलब कि उससे क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर से जो है रिएक्शन करवा के हम लोग को क्या मिलता है, बिजली मिलता है, ठीक है। तो इसमें रिएक्टर में क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भयानक इसमें रिएक्शन होने लगता है। तो उस रिएक्शन को कम करने के लिए, मतलब उस अभिक्रिया को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें भारी जल देते हैं ताकि इसको जो है थोड़ा सा घटाया जा सके, उसके इस मतलब कि स्पीड को, उसके रफ्तार को घटाया जा सके। नहीं तो क्या होगा कि पूरा रिएक्टर जो है जहाँ पे बना हुआ रहता है वहाँ पे आग लग जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मंदक के कारण, मतलब कि उसको कम करने के कारण, जो तेज हो जाता है उसको कम करने के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिएगा बोल रहा है रसोई गैस मिश्रित है, मतलब कि रसोई में जो हम लोग सिलेंडर लेते हैं एलपीजी सिलेंडर, उसमें बोल रहा है कौन सा गैस होता है, तो उसमें कौन सा होता है, ब्यूटेन, ठीक है ना। ये तो जानना ही चाहिए, ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगर प्रोपेन नहीं है तो सही, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ब्यूटेन। देखिए यहाँ ब्यूटेन किस में है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखिए ऑक्सीजन तो होता नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो क्या होता है, प्रोपेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि वायुयान का जो है टायर जो होता है उसमें भरने वाला गैस किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान का टायर में हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। क्यों, देखिए वायुयान का टायर जो होता है वो जब जानते हैं कि जब वो लैंडिंग करता है, मतलब जब उतरता है, तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें घर्षण होता है। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ में जब घर्षण होगा तो उसका क्या होगा, ताप बढ़ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि उसके जो चक्का जो होता है ना, चक्का में वो ताप को क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो इसीलिए वायुयान के टायर में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर अगर बोल रहे अगर बोला जाए कि बैलून में किसका यूज करते हैं, जैसे किसी बैलून को अगर उड़ाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर ही चल जाता है, तो उसमें किस तरह का यूज करते हैं, हीलियम, क्योंकि हीलियम जानते हैं, हीलियम जो है सबसे हल्का गैस है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए, वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद बोल रहा है कि लाल तप्त कोक, ठीक है ना, पर अगर भाप प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा, मतलब कौन सा गैस निकलेगा, सब गैस ही है, तो बोला कौन सा गैस निकलेगा। देखिए यहाँ तो कोक मतलब क्या, कार्बन, और उसमें क्या बोल रहा है कि अगर भाप मतलब क्या, जल का ही मतलब कि भाप बन रहा है ना, तो इसका मतलब वाटर ही है। तो अब इसमें जब रिएक्शन करेगा, जानते हैं कि गर्मी है, तो गर्मी क्या बोल रहा है, लाल जो है तप्त है, इसका मतलब कि गर्म है कार्बन, ठीक है। तो उस पर अगर हम लोग मतलब कि भाप देंगे तो क्या होगा, ये CO, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 बनाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जल गैस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल गैस, ठीक है ना। ये CO प्लस H2 ये दोनों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, जल गैस। तो देखिए रिएक्शन करवाया तो क्या मिला, CO प्लस H2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा गैस मिलेगा, तो यहाँ पहला में क्या है, जल गैस, तो यहाँ जल गैस मिलेगा। देखिए हाइड्रोजन तो निकला नहीं, हाइड्रोजन निकला, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकला, तो दोनों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जल गैस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनाते हैं, किससे बनता है, देखिए बनता है पॉलीएथिलीन से बनता है, और या PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनता है। तो ये दोनों चीज़ से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो पॉली मतलब पॉलीथीन, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, C। उसके बाद देखिए क्या 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। अगर मान लीजिए कि अगर सोडियम को क्या कीजिए, जल में डाल दीजिए, तो सोडियम को जल में डालिएगा तो कौन सा गैस निकलेगा। तो जानते हैं कि सोडियम जो है बहुत ज़्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है। सभी अभिक्रियाशील जो है क्या है, तत्व है। तो उसको जब हम लोग जल में डालते हैं तो वो क्या करता है, तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, तुरंत अभिक्रिया करके आप बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या का है आपका हाइड्रोजन गैस देता है जो कि उससे निकलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि बोल रहा है कि कौन सा गैस निकलता है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कौन सा यहाँ गैस, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ आया नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन का तो कोई बात ही नहीं है, चर्चे नहीं है गैस में नाइट्रोजन का, तो इसीलिए ये होगा ना। तो क्या होगा यहाँ पे, B, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या अमलगम जो है, अमलगम में रहता है। तो अमलगम पहले होता क्या है, तो अमलगम जान लीजिए कि अमलगम को क्या बोलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए किसी भी पारा में अगर पारा को किसी और तत्व धातु के साथ मिला के और किसी तरह का अगर घोल बनाते हैं तो उसी घोल को अमलगम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो घोल में कोई धातु हो ना हो लेकिन पारा होना चाहिए,
ठीक है ना, पारा होना चाहिए। Hg किसका मतलब कि अति है, सिंबल है, संकेत है पारा का। तो जब कोई और धातु, पारा प्लस कोई और धातु, ये दोनों मिल के जब एक घोल बनाएगा तो उसी को हम लोग अमलगम बोलते हैं। तो वह बोल रहा है अमलगम में क्या रहता है, तो इसमें क्या रहता है, इस चीज़ का अनिवार्यता रहता है, तो यहाँ पे Hg रहना चाहिए, मतलब पारा। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ पे टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका जेल रहती है, ठीक है ना। उसमें देखते हैं कि वो जो है कैप्सूल वगैरह खाते हैं तो ऊपर में देखते हैं वो जेल रहता है। वो बोल रहा है कि छोटी सी थैली में होती है जिसमें कि सिलिका जेल होता है, उसमें जेल होता है वो। तो वो बोल रहा है कि वो क्या होता है, वो क्यों मतलब कि सिलिका जेल लगाया जाता है, तो वो क्यों लगाया जाता है, बैक्टीरिया को मार देता है, जो गलत है। उसके बाद बोल रहा है कि स्पर्म की समाप्ति कर देता है, तो गलत है। बोल रहा है नमी को सोख लेता है, तो ये सही है। क्यों, क्योंकि सिलिका जेल जो क्या आता है कि जो भी नमी होता है ना, उस नमी को सोख लेता है और दवाई को जो है नमी से बचाता है। तो एक तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, ठीक है, नमी को सोख लेता है। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ठोस स्नेहक, स्नेहक मतलब क्या होता है कि आपका घर्षण कम करना, ठीक है ना, मतलब उसको एक तरह से मतलब कि सतह को एक तरह से बनाना घर्षण रहित, ठीक है ना। स्नेहक, स्नेहक के व्यापक के रूप में काम करता है, देखिए व्यापक रूप में, ठीक है ना। तो आप जानते हैं छोटा छोटा साइकिल में क्या होता है कि साइकिल वगैरह में या मशीन वगैरह में क्या देखते हैं हम लोग, स्नेहक के रूप में क्या देता है, ग्रीस देते हैं, ठीक है ना, ग्रीस का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा जब मशीन होता है, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब घर्षण होता है और तापमान भी होने लगता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है ये जो ग्रेफाइट का चूर्ण, इसका जो चूर्ण बना के वही देते हैं। उससे क्या करता है, वो जो है घर्षण को कम करता है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा मशीन में यहाँ क्या पूछा, व्यापक रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर व्यापक नहीं भी पूछता तो भी आपका ग्रेफाइट होता, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि दूध एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो दूध जो है इमल्सन का एक उदाहरण है। ये क्योंकि दूध में आप देखते हैं कि सभी चीज़ जो है आपको मिला हुआ रहता है, इसमें सभी पोषक तत्व जो है मिश्रण पाया जाता है इसमें पोषक तत्वों का, ठीक है ना। तो इसका मतलब मिश्रण है, तो इमल्सन है। तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर आपका सी। उसके बाद बोल रहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है, मतलब शर्करा मतलब क्या, मीठा शर्करा युक्त होता है। तो कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है, तो आप जानते हैं दूध में कैसिन प्रोटीन तो पाया जाता है, और लेक्टोज जो होता है, लेक्टोज तो दूध में होता है, क्योंकि लेक्टोमीटर जहाँ भी लेक्टो बात आता है इसका मतलब दूध, ठीक है ना। क्योंकि देखिए लेक्टोमीटर किसके लिए, दूध के लिए, ठीक है ना। तो लेक्टो मतलब दूध, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसिन और लेक्टोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। तो किसमें शर्करा मिलता है, तो इसमें कौन से प्रोटीन में, कैसिन और लेक्टोज। तो 71 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब देखिए 72 में क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में, यहाँ ये नहीं पूछा कि बच्चा है कि मतलब कि एक तरह वयस्क है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका 206। लेकिन यही अगर बच्चा पूछता कि बच्चा के शरीर में कितना होता है, तो 270 से ज़्यादा, ठीक है ना, 270 से ज़्यादा होता है। तो वो सब क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है तो हड्डी एक दूसरे से जुटते जाता है, तो बच्चा में पूछेगा। और अगर पूछा जाए कि शरीर में सबसे बड़ा अगर हड्डी कौन सा है, तो वो कौन सा हड्डी है, फीमर, ठीक है ना। वो ये कौन होता है, जांग की हड्डी, ठीक है ना, सबसे बड़ा हड्डी मतलब सबसे लंबा हड्डी यही होता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे जो है छोटा हड्डी कौन होता है, तो वो होता है स्टेपीज। ये कहाँ पे होता है, ये आपका कान में होता है। ये कान की हड्डी देखते हो जो मोड़ते हैं आप, वो कान की हड्डी है, मतलब सबसे लचीला भी हड्डी है, सबसे मतलब मुलायम भी हड्डी है, और सबसे छोटी भी हड्डी है स्टेपीज, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में ईत हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि मनुष्य में सामान्यता, ठीक है, समान बोल रहा है कि निरन्य रुधिर शर्करा स्तर, मतलब कि बोल रहा है क्या, मतलब कि आपके रक्त में शर्करा मतलब कि चीनी की मात्रा प्रत्येक मतलब 100 ml मतलब मिलीलीटर में, प्रत्येक मिलीलीटर 100 मिलीलीटर में कितना होना चाहिए, मतलब होता है सामान्यतः मनुष्य में। तो कितना होता है आपका 100 मतलब 80 से 100 ग्राम होता है शर्करा, ठीक है ना, सामान्य आदमी में। यही जब बढ़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसको डायबिटीज हो गया, मतलब कि चीनी का मात्रा बढ़ गया। तो आपका यहाँ क्या होता है 80 से 100। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 74 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी जो है मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। तो ये मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ा कौन होता है, वो अग्नाशय होता है। ये आपका कहाँ होता है कि जो अमाशय होता है, अमाशय के जस्ट ये पीछे होता है, ठीक है ना, अमाशय के पीछे होता है अग्नाशय आपका। और ये अग्नाशय का ये जान लीजिए कि सबसे बड़ी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका लंबाई जो होता है ये 15 सेंटीमीटर के करीब होता है, और इसका जो रंग होता है वो आपको गुलाबी टाइप का दिखने को मिलेगा, ठीक है ना, गुलाबी टाइप का।
तो इसका क्या होगा कि सबसे, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन है तो आपका अग्नाशय हो जाएगा। और सबसे छोटी अगर पूछ जाए तो ग्रंथि कौन सा है तो वो कौन हो जाएगा आपका, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि माथा में होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का कौन सा भाग होता है। ठीक, अपवर्तनांक मतलब अपवर्तन होना चाहिए। अपवर्तन मतलब क्या होते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ अगर यहाँ से एक माध्यम से गया तो दूसरे माध्यम में भी जाएगा, ये नहीं कि एक माध्यम में फिर लौट के चला आएगा। एक माध्यम से अगर ये उसी माध्यम में लौट के चला है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में चल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो इसका मतलब क्या देखते हैं, आँख में हम लोग कोई भी चीज़ को देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो है उसका प्रकाश जो है आँख में जाता है। ठीक है, इसका मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा अधिक जो है अपवर्तनांक किसका होता है आँख में, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, आपका लेंस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका लेंस, क्योंकि ये लेंस होता है यहाँ पे आपका ये आइरिस है। ठीक है ना, ये आपका तब यहाँ से फिर जब पास करता है तब हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपका रेटिना है, तो ये रेटिना पे क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, शब्दिनी जो है साइरिक्स जो है किस मतलब किसके वाक यंत्र है, तो एक तरह से किसका वाक यंत्र है, ये पक्षी का वाक यंत्र है। ठीक है, पक्षियों के लिए। अब उसके बाद बोल रहा है कि सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकता है, लेकिन किंतु निम्न में से कौन ऐसा जीव है जो कि अपना स्थान नहीं बदल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये समझिए कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल किस लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी चीज़, ये एक ऐसा जीव है कि इसमें ना तो इसका मुंह होता है। स्पेशल क्यों है देख लीजिए, इसमें ना मुंह होता है, इसका ना पेशियाँ होता है। ठीक है ना, इसमें पेशियों भी नहीं होता है, इसमें जो है हृदय भी नहीं होता है, इसमें जो है मस्तिष्क भी नहीं होता है। तो इसमें क्या देखे कि ये सब होता ही नहीं है। ठीक है ना, ये सब नहीं होता है, लेकिन एक साधारण ये प्राणी है। ये प्राणी क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह ये जा नहीं पाता है। ठीक है ना, तो एक तरह से समझ लिए पेड़ टाइप से ही है। तो ये कौन सा होता है, तो ये आपका स्पंज कहलाता है। ठीक है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है। तो आंसर क्या है आपका, स्पंज, मतलब आंसर डी। उसके बाद बोल रहा है क्या, बोल रहा है पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। इसका मतलब देखिए गुणसूत्री क्या होता है कि मतलब एक आदमी में जानते हैं क्या, गुणसूत्र जो है कितना होता है आपका, तो उसमें 23 जोड़ा होता है, आप जानते हैं 23 दूनी 46 गो होता है। तो उसमें बोल रहा है कि पुरुषत्व मतलब क्या, एक तरह से पुरुष होगा। पुरुषत्व मतलब पुरुष होगा, मतलब कि लड़का होगा, जन्म जो है लड़का होने वाला है। तो कौन सा जो है गुणसूत्र ये बताता है, तो देखिए हमेशा जब एक्स वाई होगा, एक्स के साथ जब वाई होगा तो ये क्या होगा, लड़का होगा, तब पैदा क्या होगा, लड़का। लेकिन जब एक्स के साथ एक्स होगा, एक्स के साथ जब एक्स होगा तो लड़की होगा। तो ये देखिए ये एक्स और ये वाई, ये देने का काम कौन करता है, ये देने का काम पुरुष करता है। ठीक है ना, ये देने का काम पुरुष करता है, और ये हमेशा स्त्री क्या होता है, हमेशा एक्स एक्स ही आपको देगा। ठीक है ना, लेकिन ये एक्स या वाई, ये में कौन जाएगा, मतलब एक्स जाएगा कि वाई जाएगा, ये देने का काम पुरुष करता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जब एक्स एक्स आपका बनेगा तब लड़की होगा, और एक्स वाई बनेगा तब लड़का होगा। तो यहाँ क्या बोला कि पुरुषत्व है, बोल रहा है ना, तो इसका मतलब पुरुष होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई बनेगा। आंसर 78 का डी। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्न क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा विषाणु मतलब वायरस मानव में क्या होता है, एक तरह से संक्रामक होता है। ठीक है ना, तो कौन सा होता है, देखिए H2N4 गलत है ये। अब देखिए सी नंबर में देखिए H5N1, इसको कौन सा हम लोग बोलते हैं, इसको एक तरह से ये जो है वायरस से फैलता है, एक ये जो है ना पक्षियों में फैलता है, जैसे कि हम लोग बर्ड फ्लू बोलते हैं। बर्ड फ्लू नहीं होता है कि जब बर्ड फ्लू होता है तो बोलता है कि मुर्गा मत खाओ नहीं तो तुमको भी हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है कि पक्षियों में होता है। अगर पक्षी को आप किसी तरह से अगर मतलब कि उसके साथ रहते हैं या उसको खाते पीते हैं तो आपको हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक वायरस है, कौन, H5N1। ठीक है ना, ये एक वायरस है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखिए 80 का क्या बोल रहा है, 80 का बोल रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ठीक है, आंतरिक किया जाता है, मतलब एक दूसरे के अंदर, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, किसके द्वारा, तो ये जो है आपका किसके द्वारा फैलता है,
एनाफिलीज मच्छर के कारण, मादा एनाफिलीज मच्छर। आप जानते हो कि मादा एनाफिलीज मच्छर से ही मलेरिया होता है। तो लेकिन ये तो वाहक है, ये क्या है, वाहक है। मतलब एक आदमी जिसके पास मलेरिया था उस पर ये मक्खी बैठा, उससे मलेरिया मतलब कि लिया और दूसरे के पास पहुंचा दिया, तो ये एक वाहक हो गया ना, मतलब ले जाने का काम किया। लेकिन क्या है कि किसके, अगर बोला जाएगा कि किसके कारण होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसमें, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जैसे बोलते हैं नहीं कि आपका जो है H5N1 किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण। तो वही यहाँ पे मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ। लेकिन बोलते हैं कि कौन फैलाता है, वाहक कौन है उसका, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, तो वो कौन होता है, मादा एनोफ्लिज मच्छर। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी, मादा एनोफ्लिज मच्छर। अब देखिए, अब जो है ये तो मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन के लिए आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में, ये तो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर इसमें मैथ के क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। और बेल आइकन को दबा लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो है आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है।